सबसे पहला डी था ड्रीम। आपने ख्वाब देखा कि मुझे एक ऐसी जिंदगी, ये भी जिंदगी होती है, ख्वाब देखा कि ये भी एक जिंदगी है। देन नेक्स्ट डी डिजायर, आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि ये ख्वाब वाली जिंदगी मैंने जीनी है। देन यू मेड अ डिसीजन, तब आपने एक फैसला किया कि जो भी हो जाए, इसकी जो भी कीमत हो, मुझे हर हाल में ये मंजिल हासिल करनी है, मुझे हर हाल में इस मकसद को पाना है। यू मेड अ डिसीजन। थर्ड इज डिसीजन। आज जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आपके कल के डिसीजन का नतीजा था। जो आपने कल फैसले किए, आज उसकी जिंदगी है ना ये। तो आने वाले दिनों में आप जो जिंदगी गुजारेंगे वो आज के डिसीजंस होंगे। तो जो भी जिंदगी आप गुजारते हैं वो आपके अपने डिसीजंस, आपकी अपनी चॉइसेस का मजमूआ होता है। तो फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करके डटे रहना, उस पर साबित कदम रहना, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंपॉर्टेंट है। कितना? बहुत। रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं। ऐसे एक डिसीजन कासिस कले ने किया, नाम था कासिस कले, हैवीवेट बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था, चैंपियन नहीं था अभी। इसने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। नाम रखा गया मोहम्मद अली। दुनिया इसे मोहम्मद अली कले के नाम से जानती है, आप भी जानते हैं। अच्छा, एक ये काला, ब्लैक, उस वक्त कालों को गोरों के बराबर हकूक हासिल नहीं थे। एक काला और ऊपर से बॉक्सर और तीसरे से मुसलमान, यानी मुसलमान दहशतगर्द। यही हुआ ना। अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत दबाव, मतलब सब अमेरिकन ने इसके ऊपर बहुत दबाव डाला कि तुम अपना इस्लाम कबूल करने का फैसला वापस ले। इसने कहा नहीं, डिसीजन कर लिया ना मैंने, अब उस डिसीजन पर डट जाना है। बहुत दबाव डाला, ये नहीं माना। उन्हीं दिनों में वियतनाम में जंग हो रही थी, तो अमेरिका के जितने खिलाड़ी थे वो सब जंग में जबरी भर्ती के कानून से इस्तिस्ना उन्हें हासिल था कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकन ने इसका इस्तिस्ना खत्म कर दिया और इसे कहा कि तुम वियतनाम में जाके रहो। इसने कहा कि आपकी ये जंग इंसानियत के और अखलाकी कदरों के खिलाफ है, मैं की जंग नहीं लड़ूंगा। उन्होंने स्टेट ऑर्डर, उसने कहा मैं नहीं मानता। उन्होंने जेल में डाल दिया, इसका बॉक्सिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब एक आदमी को आता ही कुछ उस काम के अलावा नहीं, मतलब मुझे सिर्फ बोलना आता है। अगर मुझे बोलने पे पाबंदी लग जाए, जैसे कि कई इदारों में लग चुकी है तो अगर वो लग जाए तो फिर मेरे लिए तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे ना कि मैंने अर्निंग कैसे करनी है, लाइफ कैसे गुजारनी है। इसे भी एक ही काम आता है, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग करने पे, बॉक्सिंग लड़ने पे और बॉक्सिंग सिखाने पे पाबंदी, और ऊपर से जेल में डाल दिया। फिर दबाव डाला जा रहा है कि तुम इस्लाम कबूल करने का फैसला वापस ले लो। ये कहता है नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, यही करना है। लेकिन जेल में डाल के भी अमेरिकन के जज्बा इंतकाम को तस्कीन नहीं मिली। उन्होंने कहा इसे और ज़्यादा कुछ जलील किया जाए। तो जब 6 महीने हुए तो अमेरिका की एक स्टेट, गालिबन कैलिफोर्निया में, इन्होंने आर्जी तौर पर मोहम्मद अली कले का बॉक्सिंग का लाइसेंस बहाल किया और मोहम्मद अली कले को जेल में ऑफर पहुंचाई कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन से तुम्हारा मुकाबला रखा जा सकता है। कैलिफोर्निया में तुम्हारा लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। अगर तुम सोनी लिस्टन, जो उस वक्त का हैवीवेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन था, अगर तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो तो बोलो। अब उसे आता ही कुछ नहीं और वो क्या करे। उसने कहा ठीक है, लड़ लेता हूँ। 6 महीने जेल में, ना खुराक सही तरीके से खाई, ना ट्रेनिंग की, ना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं किया। जेल से निकला, मुकाबला लड़ने चला गया। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वो मुकाबला लाइव देखा। मुकाबला शुरू हुआ। आज भी बॉक्सिंग के मुकाबले वो रवायती तरीके से होते हैं कि वहाँ पे खातून ने उसमें हाथ में राउंड 1 राउंड 2 पकड़ के पहले चक्कर लगाती है। फिर जैसा स्कूल में घंटी नहीं पहले होती, टन टन वो घंटी बजती थी पीरियड की, वो राउंड 1 टन, फिर 2 राउंड टन, ऐसे होता है। मुकाबले की घंटी बजी टन। जिन लोगों ने वो घंटी बजते हुए देखी वो मुकाबला नहीं देख सके। जिन्होंने मुकाबला देखा वो घंटी बजते हुए नहीं दे सके। हुआ ये कि यहाँ से उसने वो टर्न किया, इधर से मोहम्मद अली ने पंच मारा। पहला ही पंच इतने ज़बरदस्त तरीके से उसके ऐसे हिस्से पर लगा जिस्म के मुंह के कि वो नॉकआउट हो गया। 1 सेकंड में नॉकआउट, 1 सेकंड में मुकाबला खत्म। अगले दिन अखबारों में खबर लगी मुकाबला फिक्स था, जुआ हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी 6 महीने जेल में रहे, खाना सही ना खाए, ट्रेनिंग ना करे, उसका उस्ताद वहां पे मौजूद नहीं है और वो आके 1 सेकंड में मुकाबला खत्म, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। इम्पॉसिबल। उन्होंने चंद हफ्तों के बाद एक और अमेरिका के मारूफ बॉक्सर के साथ उसका मुकाबला रखवाया कि अब इससे लड़ो। उसने कहा ठीक है। रिंग में गया तो मोहम्मद अली कले को अपने ऊपर एतमाद था। इसने बॉक्सर को असेस कर लिया कि ये ठीक है, मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो मोहम्मद अली कले ने उसे मारना शुरू किया। पहले राउंड से लेकर 15वें राउंड तक मोहम्मद अली उसे मारता रहा। उसकी पसलियाँ तोड़ दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, जबड़ा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, कोनी तोड़ दी, उसे जिस्म के बेशुमार हिस्से तोड़ दिए, मगर ऐसी जगह पर पंच नहीं मारा जिससे वो नॉकआउट हो जाता।
उसे बेहोश नहीं होने दिया, उसे मारता रहा 15 राउंड तक, मार मार के उसे बेहाल कर दिया। जब 15वां राउंड शुरू हुआ तो उसने पंच मार के उसे नॉकआउट कर दिया। अगले दिन अखबार में एक खबर लिखी जो शाया हुई वो ये थी कि जालिम वहशी बॉक्सर को 15 राउंड तक मारने की क्या जरूरत थी, पहले राउंड में मुकाबला खत्म कर सकता था। अच्छा मैं जैसे इधर कर लो, जीने नहीं देना, डटा रहा। फिर ये मुसलमान दहशतगर्द करार पाया, हुकूमत का नाफरमान, सभी कुछ हो गया। लेकिन आज यही अली आज भी जिंदा है। और मैंने ये तस्वीर किसी पाकिस्तानी वेबसाइट से नहीं, एक अमेरिकन वेबसाइट से डाउनलोड की है, और वो आज अमेरिकन मीडिया इसे मोहम्मद अली को अली द ग्रेटेस्ट के नाम से जानते हैं। वही मीडिया जो इससे गद्दार, बागी, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहता था, आज वही मीडिया इसे द ग्रेट बल्कि द ग्रेटेस्ट कहता है। यही कह रहा है ना। अब देख लेगा, इससे पहले हमने एग्जांपल्स ली। अलेक्जेंडर, अगर उसने फैसला किया डटा रहा तो तारीख उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। जिन्ना की मिसाल दी तो जिन्ना को अब कायद कहते हैं कि कायद आजम कहते हैं, कायद द ग्रेट। मोहम्मद अली की बात करते हैं तो तारीख आज उसे किस नाम से याद करती है? अली द ग्रेटेस्ट के नाम से। ये वो लोग हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट लगता है, जो अपने फैसले करके उन पर डटे हैं। लेकिन तालियां बजाने से मजा नहीं आएगा। मजा तो तब है कि आप बताएं कि आप में से वो कौन लोग हैं कुछ अरसे के बाद जिनके नाम के साथ द ग्रेट लगने वाला है। खुद ही लगा लेंगे ये तो तब। अच्छा आप लगाएंगे कि लोग लगाएंगे? कब लगाएंगे? कितना टाइम चाहिए? ये कह रहे हैं कि लोग आपका मतलब मैं किसी सेमिनार में खड़ा होके, मजा तब है कि आप में से किसी आदमी की तस्वीर लगी हो और मैं कहूँ कि ये आदमी पहले यूं था और आज इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, इसके नाम के साथ द ग्रेट लगता है, तब मजा आएगा ना। तो वक्त कितने अरसे बाद आएगा कि आप लोग द ग्रेट कहलाने के काबिल हो जाए? 1 साल, 6 मंथ। चले जी, मैं भी इधर और आप भी इधर, ठीक है ना। तो ये ग्रेट लोग मुझे जरूर मिलेंगे, राइट। लेकिन ये देख लें कि तमाम ग्रेट लोग वो थे जो हर तरह के हालात में अपने फैसले पर डटे रहे। आपने भी फैसला किया कि मैंने जिंदगी बदलनी है और इस जिंदगी को इस तरीके से बदलना है, डिसाइड किया। फिर लोगों ने डराया आपको, पागल हो गए और लूट के खा जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन है? जो मैं नहीं बोलता घर से निकल जाओ, माँ बाप ने कहा मुझे शक्ल ना दिखाना इंदा से। ऐसी बातें भी लोगों के साथ हुई, अभी भी हो रही है। फिर भी ये बात नहीं आते, शर्म करें। अच्छा देखिए, इसे इसके मुताबिक थ्रेट्स दिए गए, मारा पीटा गया, जो भी किया इसके मुताबिक किया गया ना। हर एक को इन मसाइल का, इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हिस्ट्री सिर्फ उन लोगों के साथ ग्रेट का लफ्ज लगाती है जो इन मुश्किलात के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं, ना किसी लालच में आते हैं, ना किसी थ्रेट में आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो मंजिल सोची उसे मैंने हर हाल में पाना है। और जब आप ये सोच लेंगे कि जो मैंने सोचा है उसे पाना है, तो रास्ते की मुश्किलात आपके लिए मामूली पत्थर बन जाएंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ नहीं रह जाएंगे। और फिर तारीख आपको कहेगी द ग्रेट। एक और एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में MBA की क्लास हो रही, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। फाइनल ईयर में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अब आपका आखिरी असाइनमेंट है, आपने एक प्रोजेक्ट बना के लाना है कि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम शुरू करेंगे, क्या कारोबार करेंगे, उसकी तमाम फिजिबिलिटीज, उसकी पॉसिबिलिटीज, वो तमाम चीज़ें बना के सबमिट करनी है। ये फाइनल असाइनमेंट है आपकी। सब लोगों ने प्रोजेक्ट्स दिए। तो एक शाइनिंग स्टूडेंट, उसका प्रोजेक्ट ये था कि मैं अपनी प्राइवेट कोरियर कंपनी बनाऊंगा जो गवर्नमेंट की निस्बत कम से कम 20 गुना ज़्यादा चार्ज करेगी। यानी गवर्नमेंट जिस डाक को पहुंचाने का 1 रुपया लेती है, मैं उसके 20 रुपये लूंगा और लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। उसका ख्वाब था, ड्रीम था। उसने वो ड्रीम को कागज़ की शक्ल दे दी। टीचर ने उसे बुला लिया। टीचर ने कहा कि तुम सारे साल जितने भी थे यहाँ पर बड़े शाइनिंग स्टूडेंट रहे हो, समझदार आदमी हो, तुमने आखिर में एक इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला किया है। मैं मजबूर हूँ तुम्हें F ग्रेड देने पर, तुम्हें फेल करने पर कि तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है। हमें लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ सिखानी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स फर्द वाहिद गवर्नमेंट के मसाइल का मुकाबला करे और फिर लोग गवर्नमेंट के बजाय एक आदमी पर यकीन करें। फिर एक चीज़ बाजार में 1 रुपये की अवेलेबल है तो लोग उसे 20 रुपये की तुमसे क्यों लें? इम्पॉसिबल, तुम्हें फेल करती हूँ। फिर टीचर को तरस आ गया। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारा साल ज़ाया नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ, तुम ये प्रोजेक्ट वापस ले जाओ अपना और एक नया प्रोजेक्ट बना के लाओ जो प्रैक्टिकल हो। तो 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा सबमिट कर देना, तो वो प्रोजेक्ट ठीक हुआ तो मैं तुम्हें पास कर दूँ। उस आदमी ने कहा कि आप वो पेपर जो था ना, उसने वापस उसकी टेबल पे रखा। कहता मैडम आप अपना ग्रेड अपने पास रखें, मैं अपना ख्वाब अपने पास रखता हूँ।
टीचर ने फेल कर दिया। और ये वही आदमी है जिसने फेडेक्स फेडरल एक्सप्रेस सबसे बड़ी कोरियर कंपनी बनाई। अगर आज आप लोग अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट बजरिया डाक भेजना पड़ता है। तो आप पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के जरिए 28 रुपये की रजिस्ट्री कराते हैं कि फेडेक्स को 2100 रुपये दे के रजिस्ट्री करवाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की हुई रजिस्ट्री वहाँ एक्सेप्टेड ही नहीं है। आपने अगर बाहर जाना है तो आपको अपना पासपोर्ट फेडेक्स के जरिए भेजना पड़ेगा। साबित कर दिखाया ना उसने। अब देखिए थ्रेट भी था, फेल कर दोगे तुम्हारा साल जाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर जिसे अपने ख्वाबों पर यकीन है, अपनी सलाहियतों पर यकीन है, अपने मिशन पर यकीन है, वो कभी भी डगमगाते नहीं है। तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जब लोग आपको थ्रेट करें, लोग आपको डराएं, कि लोग आपको लालच दें, तो आपके नहीं, मैं अपने ख्वाब के साथ कमिटेड हूँ, मैंने वो पाना है जो मैंने सोचा है, मैं तुम्हारी मर्जी की नहीं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये बाबा जी जानते हैं इन्हें? बाबा जी KFC वाले, ये वही है ना बाबा जी? कभी गए हैं KFC? बाबा जी वहाँ पे आपको टेबल वगैरह साफ करते मिले होंगे? नहीं मुलाकात हुई? ऊपर लगा हुआ था उनके, ठीक है। कर्नल सैंडर्स जब आर्मी से रिटायर होता है तो ये डिसाइड करता है कि मैंने जो पेंशन में थोड़े से पैसे मिलते हैं इसमें गुजारा नहीं करना, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है। सारी ज़िंदगी तो मैंने गुजार ली और अभी भी हालात ठीक नहीं हुए। अब मैं अपने आप को बुढ़ापे में आफ्टर पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट चेंज करता हूँ। मैंने पेंशन में गुजारा नहीं करना, अब फिर क्या करूँ? प्लान किया। इसके ज़हन में आया कि जब मैं बैचलर था तो मैं अपने बैचलर जो साथी फौजी थे उन्हें ख़ास तरह से चिकन बना के खिलाया करता था, वो उन्हें बहुत पसंद आता था। तो व्हाई नॉट मैं उस रेसिपी को ऑर्गेनाइज करूँ, उसे बेचने की कोशिश करूँ, मगर पैसे नहीं थे। इसने उसके फार्मूले को स्टैंडर्डाइज किया पहले, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से मिला, इन्हें कहा कि मेरे पास एक ज़बरदस्त टेक्निक, एक ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर उस रेसिपी के मुताबिक चिकन को तैयार किया जाए तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कस्टमर बार बार आपके पास आए। उन्होंने कहा बताओ क्या है? कहते बताना बाद में, पहले तय कर लें कि पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे तुम लगाओगे, रेसिपी मेरी होगी और हमारी प्रॉफिट की शेयरिंग होगी, इतने परसेंटेज मैं लूँगा, इतने परसेंटेज तुम लोगे। लोगों ने कहा पागल है, हमारा रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहा है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम एक रेसिपी लेके आ रहे हो, उस रेसिपी की बुनियाद पर हमसे शेयर मांग रहे हो, इम्पॉसिबल। ना कर दी उसे। आप लोग भी लोगों को अपने सिस्टम का, अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट का बताते हैं ना? yes, sir. लोग ना करते हैं ना? yes, sir. आज तक कितने लोगों ने ना की होगी आपको? बहुत से कितने होते हैं? 80% नहीं, कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे जिन्होंने ना की? 100, अल्लाह को 600 और जी 10-12। ओके, जो मैंने पढ़ा किताब में इसके बारे में लिखा हुआ, इसने 5000 रेस्टोरेंट्स को खत लिखे, उन्होंने कहा नो। 5000 नोज इसने ली, तब उसे एक यस मिली। और उस एक यस के बाद आज दुनिया के हर मुल्क के, हर बड़े शहर के, हर बड़े चौक में KFC मौजूद है। तो इसकी यस आई थी 5000 नोज के बाद। तो आप 10 नो के बाद, 100 नो के बाद, 500 नो के बाद, और आपको इन 500 नो में कई लोगों ने यस भी की होगी। इसे तो 5000 स्ट्रेट नो 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 नो, लेकिन डटा रहा। कि डटा रहेगा फिर इनाम किसे मिलेगा? डटे रहने वाले को मिलता है ना। तो आप डटे रहेंगे तो फिर इनाम आपको ही मिलेगा। एक डिसीजन किया महमूद गजनवी ने, जानते हैं ये बाबा जी कौन है? कौन से हैं? बाबा जी सोमनाथ वाले, सोमनाथ के मदरसे मशहूर है ना। कितने हमले किए थे? 17 मैं पढ़ रहा इसके बारे में, तो बड़ा मजेदार वाकया लिखा हुआ। वो कहते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ बादशाह, बड़े बड़े रूलर्स, उनके कोई लोग बाबा जी होते हैं, उनके पास जाके खिदमत करते हैं, दुआएं लेते हैं, इसके भी बाबा जी थे। इसका ख्वाब था कि मैंने इंडिया को फतह करना है और वहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराना है। दैट वाज अ ड्रीम। उस ड्रीम को भी बर्निंग डिजायर में बदला, डिसीजन किया मैंने हर हाल में ये करना है। मैदान में उतरा, फौजों को तैयार किया, सारा कुछ किया। बाबा जी के पास गए, बाबा जी दुआ करें। उन्होंने दुआ की, फौजें लिए इंडिया चला गया, इलाके पे इलाके फतह किए, वहाँ पे मुकामी राजा बिठाए, मुकामी लोगों को अपना नुमाइंदा बनाया और वापस आया कि दोबारा आऊँगा। वापस आया 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, वो मुकामी राजाओं ने दोबारा बगावत की, इलाके छीन लिए, दोबारा फौजें तैयार की। बाबा जी के पास गया, बाबा जी दुआ करें। उन्होंने दुआ की, फिर गया, कई इलाके पता कर लिए, सोमनाथ पता नहीं हुआ। फिर वापस आ गया, फिर वो इलाके छीन गए, फिर गया। ये कुछ 16 मरतबा ऐसे होता रहा। 17वीं मरतबा जब जाने लगा बाबा जी के पास, बाबा जी से कहता है बाबा जी दुआ करें।
तो बाबा जी ने इसे देखा, बातें की, गपशप की, कहते हैं कि अभी ना जाओ, अभी हालात मुनासिब नहीं है। उसने हैरान हो गया, जी हालात मुनासिब नहीं से क्या मतलब है? फसलें कट गई हैं, घोड़े तैयार हैं, आर्मी तैयार है, मौसम बड़ा अच्छा है, और अच्छे हालात क्या होते हैं? बाबा जी कहते हैं तुम्हें हर बात का नहीं पता, अभी मुनासिब वक्त नहीं है जाने का, तुम मेरे पास की 2-3 महीने के बाद आना, फिर मशवरा करना। बाबा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता था ये, मगर इसने सोचा कि ख्वाब बदलने से बेहतर है बाबा बदल लें। ये दूसरे बाबा के पास चला गया, दूसरे बाबा जी को जाके कहता है कि बाबा जी दुआ करें फतह के लिए। बाबा जी ने भी जायजा लिया, गपशप की, बाबा जी ने सेम बात कि 2-3 महीने के बाद आना। तीसरे बाबे के पास, वो 3-4 के पास गया, हर एक यही कहे कि फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। बड़ा परेशान, वापस आ गया पहले के पास, कहता है हर बंदा जी कह रहा है मुझे वजह तो बता दो कि वजह क्या है। वो कहता है कि बेटा तुम्हारे हाथ पर यहाँ पर एक लकीर होती थी, वो फतह की लकीर थी, अब वो लकीर नहीं है। 16 मरतबा वो लकीर नहीं थी, सॉरी थी, अब नहीं है। और हाथों की लकीरें 90 दिन के बाद बदल जाती हैं। तो अगर तुम 2-3 माह के बाद आओगे तो हो सकता है कि वो लकीर दोबारा नमूदार हो जाए। तो वो फतह की अलामत है, हमें उस मुनासिब वक़्त का इंतजार करना है जब किस्मत तुम्हारे लिए फतह लिख दे। वो कहता है वेरी गुड, मुझे इस बात का पता ही नहीं था, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे गाइड किया, ये लकीर होती कहाँ पे करके है। वो कहते हैं ये होती है। उसने खंजर निकाला और लकीर बना, कहता है जो लकीर हाथों में खुद नमूदार होती हैं, आप खुद कहते हैं कि वो 90 दिन के बाद बदल जाती हैं। मैंने जो लकीर बनाई है ये मेरे मरते दम तक खत्म नहीं होगी। और वही हमला आखिरी हमला साबित हुआ जिसमें सोमनाथ का मंदिर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, बेशुमार मालो दौलत मिला। वही हमला था ना। अब चॉइस आपकी है, या तो मेरी बातों से समझ लें कि किस्मत आपने बनानी है, वरना खंजर मंगवा लेते हैं, पता की लकीरें बना लेते हैं ना। और या ये है कि आपको वैसे समझ आ जाए, तो क्या करना है, खंजर ही मंगा ले। ख्वातीन को तो जरूरत नहीं है, माशाल्लाह ज़बान ही काफी है। आप तो बताइए अपना। फिर बोलने लग गया सर, आपने कहा था मैंने। अच्छा जी, जो मैंने कहा वो मैंने इनके कहने पे बात वापस लिए। तो ऐसे हुआ कि एक जज साहब थे अदालत में, मैडम आपके लिए, वो जज साहब अदालत में, वो नहीं एक और खातून के लिए जो बाहर बैठी है उनके लिए। एक जज साहब कोर्ट में ना कोई अच्छा डिसीजन शायद नहीं कर रहे थे, तो जो मुल्जिम था, शायद मुजरिम नहीं था, खाली मुल्जिम था, उसने तंग आके कहा कि अगर मैं आपको जाहिल गधा बेवकूफ कह दूं तो आप मेरा क्या कर लेंगे। वो कहता है मैं तौहीन अदालत में तुम्हें सजा दे दूंगा। तो आदमी कहता है अगर मैं दिल में कहूं तो फिर। जज साहब कहते हैं फिर तो कुछ नहीं कह सकता। तो कहता है मैं दिल में कह रहा हूं। तो मैंने अल्फाज वापस लिए, बाकी आप समझते हैं। अगर आप कभी किसी तालाब में, किसी नहर के, किसी दरिया के या समुद्र के किनारे गए हो, कभी गए होंगे ना, दरिया के, समुद्र के, तालाब के किनारे। अच्छा, वहां बैठ के बाद छोटा छोटा पत्थर कंकरियों से फेंकते रहते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ना ये भी। अच्छा देखिए, छोटे से छोटा कंकड़ भी आप उस तालाब में फेंकते हैं, उसकी सतह में इर्तियाश पैदा होता है। वो छोटा सा कंकड़ भी इतने बड़े तालाब या दरिया की कैफियत को चेंज कर देता है। इतना सा कंकड़ भी पूरे के पूरे दरिया की कैफियत को चेंज करता है कि नहीं करता? इर्तियाश नजर आता है कि नहीं आता? जिस तरह छोटे से छोटा कंकड़ भी बहुत बड़े तालाब, नहर या दरिया की कैफियत को चेंज कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह आपका छोटे से छोटा फैसला भी आपकी जिंदगी में इर्तियाश पैदा करता है। वो उसमें मुस्बत या मनफी तब्दीलियां लेके आता है। छोटे से छोटा फैसला भी, चॉइस आपकी है। और मजे की बात है, अगर आप अपने डिसीजन जिनकी बात कर रहे हैं, अगर आप खुद नहीं करेंगे तो फिर आपके डिसीजन दूसरे करेंगे। यही होगा ना, जो डिसीजन आपकी लाइफ के दूसरे करेंगे वो आपके फायदे के लिए होंगे कि उनके फायदे के लिए होंगे। तो फिर अपने फायदे खुद करने, अपने फैसले खुद करने चाहिए या दूसरों पर छोड़ने चाहिए? खुद करने चाहिए। और अगर आप फैसला ना कर सके तो क्या होता है? अगर आप फैसला ना कर सके तो क्या होता है? इसकी मिसाल मुगलिया सल्तनत के आखिरी बुज़दिल का मेहमत बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जिसकी कुव्वत फैसला अल्लाह हाफ़िज़। जिस तरह सुल्तान महमूद गज़नवी के एक फैसले ने बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों पर असर डाला कि नहीं डाला, इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र के एक फैसले ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फैसले ने, एस्प्रो गोली वाले फैसले ने, क्या पूरे बर्रे सगीर के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगियों में मनफी तब्दीलियां लाया कि नहीं लाया? हम आज तक इसके फैसलों की सजा भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? ये वो बादशाह जो मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था, वो बदकिस्मत बादशाह जिसे लंच में
इसके अपने बेटों के कटे हुए सर तश्तरी में रखकर पेश किए गए। राइट टाइम पर डिसीजन ना किया जाए तो तारीख यही सलूक करती है आपके साथ। अगर अच्छे फैसलों का नतीजा अच्छा है तो फिर बुरे फैसलों का नतीजा बुरा होगा। जिस तरह सुल्तान महमूद गजनवी के एक फैसले ने करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी में मुस्बत असर डाला, इसके एक बुरे फैसले ने करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों पर बुरा असर डाला। सेम गोज विद यू। आप सबका एक अपना अपना हल्का असर है, किसी का सैकड़ों का, किसी का हजारों का, शायद किसी का लाखों का। तो जो आप फैसला करते हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ पर नहीं, आपके आसपास रहने वाले बेशुमार लोगों की लाइफ पर असर अंदाज होता है, मनफी भी और मुस्बत भी। चॉइस आपकी है। अच्छा फैसला करेंगे और उसमें डटे रहेंगे तो बेशुमार लोग उससे फायदा उठाएंगे। अगर बुरा फैसला करेंगे या फैसला करने के बाद डगमगा जाएंगे तो उसकी सजा कई लोगों को भुगतने पड़ेगी। वो किसी शायर का छोटा सा मिसरा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो जो लम्हों की खता है वो सजा वो कई सदियों तक नस्लों को भुगतनी पड़ती है। इसकी लम्हों की खता हम सदियों से भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? अब आप बता दें आपका क्या चॉइस है? खताएं करनी है कि सही फैसले करने हैं? सही फैसले करने हैं। फैसले तो कर लिए, फिर डटे भी रहना है कि नहीं डटे रहना? पक्की बात। राइट। नेक्स्ट जी, पहले ख्वाब देखा, फिर एक डिजायर पैदा हुई कि मैंने इस ख्वाब को ताबीर देनी है। देन यू मेड अ डिसीजन कि मैंने हर हाल में इसे पाना है। अब आप डट गए उसके ऊपर। फिर क्या हुआ? फैसला कर लेने के बाद फिर कामयाबी मिल जाती है। तो आपको अपनी जिंदगी को एक खास सांचे में, एक खास नज़म में, खास डिसिप्लिन में ढालना पड़ता है।